गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स बुक का अध्याय 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक कहानी के माध्यम से अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र को जानने का प्रयत्न करेंगे। और उसमें जो है एक कहानी है जो है पालमपुर गांव की कहानी। इस कहानी के माध्यम से ही हम इकोनॉमिक्स का परिचय को जानने का प्रयत्न करेंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। शुरू जो दिया हुआ है वो है अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। इस कहानी का जो उद्देश्य है वो उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन का अर्थ अगर हम जानें तो संसाधन के अंतर्गत जितने सारे आते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब का उपभोग कर हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्पादन। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित मात्रा में की जाती है। और पालमपुर में जो मुख्य क्रियाएं होती है वो क्या की जाती है? खेती की जाती है। इसके अलावा अन्य क्रियाएं भी की जाती है, लेकिन सीमित मात्रा में, जैसे डेयरी, परिवहन आदि। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। और इन संसाधनों की क्या है? आवश्यकता है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। उत्पादन की क्रियाओं के लिए इन सब संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं, सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। आगे जो दिया है वो है परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। और यहाँ पर जो क्या है, जो पालमपुर है उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव है जिसका नाम रायगंज है, और उससे आगे जो निकटतम है वो छोटे कस्बे, वो उसको कहाँ से जोड़ती है? शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के लोग हैं 80 परिवार हैं, और उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, यानी वो लोग पके हुए घर में रहते हैं। अनुसूचित जाति दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, यानी 1/3, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं, यानी कच्चे घरों में रहते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, मतलब अधिकांश के घर में क्या है? बिजली की सुविधाएं हैं। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं, और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पलामू में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है, जहां रोगियों का उपचार होता है। पालमपुर में क्या है? 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल भी है, और रोगियों के उपचार के लिए वहाँ निजी औषधालय और राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की गई है। ये भी मौजूद है जहाँ रोगियों को देखा जाता है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी
गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधित गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। कृषि के अलावा जितने अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब आगे जो है वो है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें की आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें कितनी चीज़ें की आवश्यकता है? 4 चीज़ें की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, जल और खनिज। पहली जो हमारी आवश्यकता है वो क्या है? भूमि, और साथ ही अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जल, वन, खनिज, इनकी भी आवश्यकता है। दूसरी जो आवश्यकता है वो है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, यानी जो लोग मजदूरी करेंगे वो श्रम के अंतर्गत आएंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की भी आवश्यकता होती है, और कुछ उत्पादन क्रियाओं के लिए क्या है कि पढ़े लिखे लोगों की भी आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। प्रत्येक जो श्रमिक है वो उत्पादन के लिए अपना श्रम प्रदान करता है। तीसरी जो आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आघात। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? पहला जो है औजार, मशीन और भवन। औजार तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। जैसे किसान के हल हुए और या फिर ट्रैक्टर हुए, ये सब क्या है कि खेती के लिए एक बार ले लेते हैं तो कुछ वर्षों तक इसका यूज कर सकते हैं, और इन्हें अस्थायी पूंजी के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो है वो है कच्चा माल, नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल तथा नगद पैसों को किसके अंतर्गत रखा गया है? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। जितने सारे जो कच्चे माल हैं वो उत्पादन के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार या बिक्री हेतु उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। मानव पूंजी के विषय में हम लोग इससे ज़्यादा अध्ययन नेक्स्ट अध्याय में करेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में कि ये जो है ये मशीन जो है वो अस्थायी पूंजी के अंतर्गत आ जाएगा, और ये जो काम कर रहे हैं श्रमिक, ये श्रम पूंजी के अंतर्गत आ जाएंगे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को
पूंजी कहेंगे। पालमपुर में खेती। भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और अधिक बढ़ाने में कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमि मापने की मानक इकाई जो होती है वो हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसे क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान में क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान के साथ कर सकते हैं? इसमें हमें राइटर कहते हैं करने के लिए माप। अब आगे जो है वो है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? यहाँ जिस प्रकार से फसल की पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम यानी खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसको किसके यूज में लाया जाता है? पशुओं के चारे के यूज में। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती की जाती है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच किसकी खेती की जाती है? आलू की खेती की जाती है। सर्दी में मौसम यानी रबी में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं से परिवार के खाने के लिए रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। इसमें जो बच जाता है अपने परिवार के लिए रख लेते हैं और जो शेष बच जाता है उन लोग किसान जो रायगंज की मंडी है वहाँ बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं की रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों में सिंचाई किया करते थे। जब ये सुविधा नहीं थी उस टाइम वहाँ के किसान क्या करते थे, जो कुओं से है वो रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूप से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। प्रारंभ में कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्दी ही किसानों ने अपने निजी नलकूप लगाने प्रारंभ कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। भारत में सभी गांवों में एक ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदीय मैदानों में के अतिरिक्त हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के
40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। तीसरी फसलों के रूप में क्या पैदा कर रहे हैं? आलू। आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्न सारणी को भरिए। यह हमें राइटर भरने के लिए कहते हैं। आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। उन्नीस सौ 60 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरक के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। जो वहाँ के किसान हैं उन लोग उर्वरक के रूप में किसका यूज करते थे? गाय के गोबर और दूसरी जो प्राकृतिक खाद थी उसका प्रयोग किया करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे और इनको खरीदना नहीं पड़ता था। और ये सब जो है किसानों को नहीं खरीदना पड़ता था। उन्नीस सौ 60 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति के अंतर्गत जो आते हैं गेहूं और चावल की खेती, जो उसकी तरीके को सिखाए गए HYV के द्वारा। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद कीटनाशकों की ज़रूरत थी। सबसे ज़्यादा क्या है कि पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत होती थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के आदि के संयोजन से ही संभव थे। और ये सब संभव कैसे था? बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। और भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान क्या हैं? जो आधुनिक तरीके हैं खेती के,
उनका प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप एवं HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदे, जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनमें गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई और उन्हें ज़्यादा क्या पैदावार हुई? गेहूं की। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। HYV बीजों में उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने और अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी। गेहूं की ज़्यादा उपज हो गई तो किसान के पास बेचने के लिए गेहूं की मात्रा भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध थी। अब आगे जो है वो हम लोग क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है और बहुत अधिक उर्वरकों के यूज से क्या हुआ है? मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए हमें किसकी देखभाल करनी चाहिए? पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब जो है वो है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने यह जान लिया कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं। बाकी परिवार में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवार को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है और इस तरह के छोटे टुकड़ों में खेती करने से जो किसान परिवार हैं उनको पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर अधिकतर अधिसिंचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रहते थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके 3 पुत्रों में के बीच बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपने जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे
वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता है। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देख सकते हैं। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लॉट हैं। पालमपुर में मंझोले और बड़े किसान के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर और इससे अधिक भूमि है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह के वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। यहाँ जो है एक स्त्री और पुरुष है जो आपस में बात करते हैं। यहाँ जो है एक पुरुष है जो कहते हैं, आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। फिर यहाँ जो लेडीज़ है वो अपना जवाब देती है। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी भी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए हम इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था। फिर यहाँ जो है मजदूर हैं वो अपना बात करते हैं। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। फिर यहाँ जो है जो पुरुष हैं वो कहते हैं, मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं और मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था तो मैंने इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। फिर वहाँ लेडीज़ जो कहती है कि इस वर्ष मुझे रायगंज ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर रहे हैं। इन लोग अपनी आर्थिक स्थिति की इस तरह से बात कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इसको कि काम नहीं मिलने से कितना कठिनाई होती है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवार से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवार से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नकद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूर के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है।
जिसको हम लोग उस कहानी के माध्यम से देखें कि उन लोग अपना मजदूरी करके कैसे जीवन यापन करते हैं, कितने कठिनाई से गुजरते हैं। इसको आप लोग ऊपर देख सकते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिक के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन जो है वो 300 रुपया निर्धारित की गई है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो एक अन्य खेतीहर श्रमिक है, और डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्ति में से एक है। ऊपर जो हम लोग देखें उसमें से जो स्त्री थी वो है रामकली और वो जो पुरुष है वो डाला। अब हम लोग देखते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। नंबर 1, अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। बड़े किसानों से ये या गांव के साहूकार से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्ज का ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने होते हैं। कर्ज के लिए इन्हें क्या होता है कि कर्ज के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। इसमें जो खाली जगह है आप लोग इसको भर सकते हैं। ये जो रिक्त स्थान है इन लोग आप लोग पढ़ के भर सकते हैं। अब 7 नंबर जो है वो है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसान ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाती है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और जो बच जाता है उस गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसान के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए जो मंझले और बड़े बेटे हैं और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार से जाती बैलगाड़ियां देख सकते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों में को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त जो गेहूं है अपने अतिरिक्त गेहूं को वो रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। तेजपाल सिंह जो है वो पिछले वर्ष उसके जो गेहूं बेचकर पैसे हुए थे उन पैसों को उन्होंने अपने बैंक में अपने खाते में जमा कर दिए। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में काम किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी।
जिसको कर्ज की आवश्यकता थी उसको उन्होंने हेल्प किया, कर्ज के रूप में उन्होंने दे दिया। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया है। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। दूसरी ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी और इससे क्या है कि उनकी जो स्थिर पूंजी है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख लेता है और इस तरह वे अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं और कुछ किसान जो क्या है पशु, ट्रक और दुकान खोलने के लिए भी बचत करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी। जैसे कृषि के अलावा वो लोग अन्य कार्य जैसे ट्रक और दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, पैसा बचाएंगे और उससे दुकान खोलेंगे, ट्रक खरीदेंगे। ये किसके कार्य के अंतर्गत आता है, गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत। अब है डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध की निकट के बड़े गांव राजगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। अब हम लोग पालमपुर के दुकानदार को देखते हैं। पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। अब यहाँ है परिवहन तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोग और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है।
अब यहाँ एक कहानी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भली भांति किशोरों को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवार को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। जिसमें जो भूमिहीन निर्धन परिवार थे उन्हें सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है। अब वो क्या करता है? भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंसा गाड़ी भी बना ली है जिसमें वह कई प्रकार के सामान लेके जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है, या कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट दिन जो दूसरे अध्याय है उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।